नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं यूपी की बात। आज के शो में कई बड़ी खबरें हैं। यूपी से जुड़े तमाम बड़े अपडेट हैं। एक एक करके चर्चा करेंगे हर खबर पर, और रोजाना की तरह लखनऊ से मेरे साथ जुड़ेंगे मेरे सहयोगी उत्कर्ष। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये शो। और आज के शो की शुरुआत एक बहुत जरूरी खबर के साथ। डिजिटल उपस्थिति को लेकर चल रहे शिक्षकों के विरोध के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डॉक्टर MKS सुंदरम को बुलाकर इस मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि दिक्कत आखिर कहां आ रही है। मुख्य सचिव के सुझाव पर मुख्यमंत्री ने शिक्षक संगठनों से बातचीत करके इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कहा है। उत्कर्ष, कब तक सुलझ पाएगा ये मामला? डिजिटल अटेंडेंस को लेकर स्थिति कब तक साफ हो सकती है? देखिए, स्थिति बेहद साफ है और जिस बारे में हम कल बात भी कर रहे थे और लगातार इस विषय को हम बड़ी प्रमुखता से उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस वक्त सबसे गर्म मुद्दों में से, सबसे अहम मुद्दों में से वरुण, डिजिटल अटेंडेंस का ये मुद्दा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी बैठक में एक दो चीजें और कही। जैसे आपने कहा ना कि दिक्कत कहाँ आ रही है, तो दिक्कत कहाँ आ रही है सिर्फ अधिकारियों से सवाल नहीं था। वो दरअसल ये भी जानना चाह रहे थे कि शिक्षकों को दिक्कत कहाँ आ रही है। अगर वो इसका विरोध कर रहे हैं तो वो विरोध किस बात पर है, उनको कहाँ दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा ये भी स्पष्ट होना चाहिए। एक बात जो उन्होंने और कही, और उसका जो आप जो सवाल पूछ रहे हैं कि इसका असर कब से देखने को मिलेगा, मुझे लगता है आज देर रात को जब एक स्टेटस, देर शाम को यानी कि रात तक एक स्टेटस रिपोर्ट आएगी कि कितने अधिकारियों ने मुख्यमंत्री की उस बैठक के बाद, जो कि आला अधिकारियों के साथ हुई, और फिर वो कितने ऐसे अधिकारी थे जो अपने अपने जिलों में शिक्षकों से विरोध कर रहे शिक्षकों के समूह से बात करे, और बात करने के बाद किसी तरीके की सरकार का जो रवैया है, सरकार का जो पक्ष है, डिजिटल अटेंडेंस क्यों जरूरी है। क्योंकि देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है, यही बात शो में मैं लगातार कह रहा था। हम भी जब बात कर रहे थे वरुण, तो इस बात को हम लगातार कर रहे थे। वो बात यही थी कि दरअसल आपस में बैठकर बात करिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यही कहा कि शिक्षकों से बात करिए, उनको समझाइए, और जब आप समझाते हैं यानी आप संवाद स्थापित करते हैं तो दिक्कत दूर होने की संभावना रहती है। एक दिन पहले जो रुख था कि वेतन काट लिया जाएगा जो व्यक्ति डिजिटल अटेंडेंस नहीं लगाएगा, से लेकर अब जो रुख आया है कि आप बात करिए, मुझे लगता है कि बहुत जल्द, और मेरे ख्याल से ये हफ्ता तो खत्म होने की कगार पर है, अगले हफ्ते हम इस समस्या का शायद कोई एक समाधान, कोई एक इसमें एक बेहतर उम्मीद देख सकते हैं कि जो तस्वीर इस वक्त हम विंडो में लगातार चला रहे हैं, शायद उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से ऐसी तस्वीर ना आए जहां शिक्षकों को पढ़ाई के अलावा प्रदर्शन में इस तरीके की चीजों में अपनी ऊर्जा लगानी पड़े। वो जो मुख्य रूप से कार्य कर रहे हैं कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके भविष्य को संवार रहे हैं, वो उसमें पूरी तल्लीनता से जुटे। मुझे लगता है कि अब वो जो संवाद की बात है, उस ओर स्थिति या उस ओर पहल शुरू हो गई है। अगले हफ्ते तक एक निष्कर्ष आने की उम्मीद हम देख सकते हैं वरुण। के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा अफवाह फैलाने वाली पार्टी है। इसी रणनीति के तहत वो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है। उसके पास विकास का कोई विजन नहीं है। कार्यकर्ताओं को उन्होंने भाजपा से सावधान रहने की सलाह दी, और ये आरोप लगाया कि वोट न देने वालों से बदला लेने की तैयारी हो रही है। वो लोगों से भेदभाव करती है, उसने अपने वायदे पूरे नहीं किए। तमाम बयान। उत्कर्ष, समाजवादी पार्टी के प्रमुख के ये जो बयान है, इसके मायने क्या हैं? उन्होंने ये बयान कहाँ दिया है? और ये जो बात हमने अभी बताई, इसके अलावा अखिलेश ने और क्या कुछ कहा है? अपने पार्टी दफ्तर में, राज्य मुख्यालय में लखनऊ में अखिलेश यादव ने तमाम बयान दिए, और जैसे हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं, हो सकता है फाइल तस्वीरें हों, लेकिन आज की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही थी। अखिलेश यादव पार्टी दफ्तर में अपने तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, उनको एड्रेस कर रहे थे, और कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान जब कुछ बातें जो छनकर हमारे पास आती हैं, वो कार्यकर्ताओं से कह रहे थे। और इसलिए जैसे वो दो बातें जो आपने अभी अपने एंकर में भी कही, वो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक, जहां वो कहते हैं कि वोट न देने वालों से बदला लेने की तैयारी है, और अखिलेश इसके पीछे कुछ बयानों को आधार बना रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसदों के, कुछ उम्मीदवारों के बयान जिस तरीके से आए हैं, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश भर में, कि जहां जहां जिस जिस बूथ पर जीत हुई, वहां पर निर्माण काम होगा, वहां पर कार्य ज्यादा होंगे, तो वो ये कह रहे हैं कि बदला लेने की बात है। दूसरा, अखिलेश यादव ने एक चीज और अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से कही है कि आने वाले वक्त में, मतलब अभी भी जो वक्त हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बाढ़, बारिश जैसे हालात हैं, ऐसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लोगों की मदद करें, जो जनता से कनेक्शन बना है।
जिसका फायदा पार्टी को चुनावों में, लोकसभा चुनाव में भी हुआ है। वो जनता के साथ जो संवाद है, वो जो कनेक्शन है, वो बना रहे। लेकिन इस बीच में अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के प्रति आगाह करने से भी नहीं चूके। और ये आगाह इसलिए किया जा रहा है, जो मैं उसको समझ पा रहा हूं, वो कारण ये है कि अखिलेश यादव अपनी पार्टी को बिल्कुल एक्टिव मोड में रखना चाहते हैं। 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हैं, पार्टी, काडर, नेता, हर कोई उसके लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे ही चुनाव की घोषणा हो, उसके बाद आप रेस शुरू करें, ऐसा नहीं है। जो एक मोमेंटम मिला है बड़ी बड़ी जगहों पर और कद्दावर नेताओं के खिलाफ जिस तरीके से जीत हासिल की, और उसके बाद लगातार जो एक हम देख रहे हैं कि एक जो माहौल है कि जहां पर विपक्ष बातों को बहुत स्ट्रांगली रख रहा है, कई जनता से जुड़े मुद्दों को उठा रहा है, वो तारतम्य बना रहे। इसलिए अखिलेश यादव अपने तमाम जो कार्यकर्ता और नेता थे, उनसे वो लगातार संवाद स्थापित करते हुए ये आगाह कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति जो होती है वो बदला लेने वाली होती है। आप लोगों से जो अपना कनेक्ट है वो बनाए रखिए। और जैसा आपने कहा, इसके मायने क्या हैं? इसके मायने बहुत साफ हैं कि अभी भी अखिलेश यादव, वो राजनीतिक विरोध वाली जो बात होती है कि राजनीतिक तौर पर अगर कोई पार्टी आपके विरोध में है तो उसके खिलाफ आपके स्टांस, आपका जो फैसला है, आपका जो निर्णय है, या जो आपके तमाम बयान है, वो बेहद मजबूत होने चाहिए। तो सदन खत्म हुआ है, लेकिन अब जो हम बोलते हैं कि अक्सर सदन के बाद भी जो बयानों का, हमले का सिलसिला है, वो नहीं रुक रहा है। और उसी क्रम में अखिलेश यादव अपने तमाम नेताओं, कार्यकर्ताओं को आगे आने वाली सियासी लड़ाई के लिए तैयार करते और कुछ अहम मुद्दों पर ये बात रखते भी दिखाई दिए, जो उनकी पार्टी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, खास तौर पर चुनावी रणनीति बनाने के हिसाब से। वरुण, चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं उत्कर्ष। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेठी से पूर्व सांसद स्मृति ईरानी को लेकर सोशल मीडिया पर हो रही टिप्पणियों पर नाखुशी जाहिर की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर यह कहा कि जीत और हार जीवन का हिस्सा है। मैं सभी से अपील करता हूं कि स्मृति ईरानी के खिलाफ किसी भी तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल ना करें। किसी को बेइज्जत और शर्मसार करना कमजोर होने की निशानी है, ताकतवर होने की नहीं। उन्होंने लोगों से यह भी अपील की कि ऐसा न करें। उत्कर्ष, मेरा सवाल बहुत सीधा कि राहुल गांधी को ऐसी अपील क्यों करनी पड़ी? देखिए, प्रकरण जुड़ा है स्मृति ईरानी के अपने सरकारी घर को खाली करने को लेकर। स्मृति ईरानी ने अपने उस बंगले को खाली किया, वो तस्वीरें सामने आई। हम सभी को याद होगा कि राहुल गांधी की जब संसद की सदस्यता गई थी, फिर वो बाद में वापस आ गई, लेकिन उस दौरान उनको अपना वो सरकारी घर खाली करना पड़ा था। और उस दौरान जो तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, या राहुल गांधी भी जब वो घर खाली कर रहे थे, एक कैंपेन या एक मोड सा चला था सोशल मीडिया पर, जिसमें था कि और राहुल गांधी अपने भाषणों में एक लाइन कहते थे, वरुण आपको भी ध्यान होगा, जब वो कहते थे कि मुझसे मेरा घर छीना है, घर तक छीन लिया, लेकिन ठीक है। फिर उसके बाद मेरा घर राहुल गांधी का घर करके कैंपेन चलाने की कोशिश की गई। तो अब जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े कुछ लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, और उसके अलावा राहुल गांधी के जो प्रशंसक हैं, जिस दिन स्मृति ईरानी ने अपना बंगला खाली किया और वो तस्वीरें सामने आई, उन तस्वीरों को आधार बनाकर कई सारी बातें उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा और वो काफी ज्यादा वायरल होने लगी। कई सारी ऐसी चीजें हैं, मैं उन कमेंट्स को मैं भी कोट नहीं करना चाहूंगा। और राहुल गांधी ने एक अच्छे नेता होने का, एक परिपक्व नेता होने का परिचय दिया। और वो अगर इस पूरी मुहिम में इस तरीके के पूरे कमेंट्स को, इस तरीके के पूरे पोस्ट को लिखने में उनके प्रशंसक तक शामिल हैं, उनके पार्टी से जुड़े लोग या उनके चाहने वाले शामिल हैं, तो उनसे भी उन्होंने कहा कि इस तरीके के कमेंट नहीं होने चाहिए। और इसका कारण, जैसा आपने पूछा, ये पूरी लड़ाई घर की लड़ाई है, ये पूरी लड़ाई बंगला खाली करने को लेकर लड़ाई है। सोशल मीडिया पे वो तस्वीरें आने के बाद से बहुत कुछ लिखा जा रहा था। कई लोग इसको राहुल गांधी के बंगला खाली करने से कंपेयर कर रहे थे, कोई इतिहास याद दिला रहा था, लेकिन जो लाइनें लिखी जा रही थी, कई सारी ऐसी लाइनें हैं जिनको लिखने की आवश्यकता नहीं थी, जिनको मैं भी उचित नहीं मानता। और राहुल गांधी ने खुद एक अच्छा परिचय दिया कि कई ऐसी लाइनें थी जो कि निजी कमेंट थे, कई ऐसी लाइनें थी जो कि बिल्कुल भी राजनीतिक नहीं थी, और उनका राजनीतिक विरोध या राजनीतिक दुराव से, जो हम दोनों नेताओं में अक्सर देखते हैं, कोई लेना देना नहीं था। बहुत ही व्यक्तिगत स्तर की टिप्पणियों का, कई ऐसी टिप्पणियों का जिनकी आवश्यकता ना हो, उनका आना और उसके बाद राहुल गांधी का जेस्चर देखना। लेकिन दिलचस्प ये है वरुण कि राहुल गांधी ने तो ये लिखा है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि एक जवाब आता है, इस पर अब तक कोई जवाब नहीं आया है। मतलब स्मृति ईरानी ने ना इसको वेलकम किया, ना कोई रिएक्ट किया। तमाम इस तरीके के पोस्ट पर भी अभी तक बहुत ज्यादा रिएक्शन उनकी ओर से देखने को मिला नहीं है। लेकिन वो जिस तरीके की नेता हैं, आप उनका विरोध भी करिए तो भी वो डटकर उस पर रिप्लाई करती है। कितनी बार तो ऐसा हुआ कि स्मृति ईरानी ने उन तमाम एक्स पोस्ट को
कोट किया और बकायदा वो पोस्ट दिखाते हुए उस पर अपना जवाब रखे, जो दिखाता है कि वो जो एक दिखता है ना कि वो बड़ी फाइटिंग स्पिरिट सी वाली बात की वो खूब लड़ती हैं, या जो पार्लियामेंट्री बहस होती हैं, जो संसदीय बहस होती हैं, उसमें भी पुरजोर तरीके से बात रखती हैं। ये भी वैसी लड़ाई है, लेकिन हम देखना है कि क्या राहुल गांधी के इस पोस्ट के बाद स्मृति ईरानी उस पोस्ट को लेकर या उस पोस्ट से जुड़ी किसी बात को लेकर क्या रिप्लाई करती हैं या नहीं करती हैं। बिल्कुल। चलिए, अब अगली खबर जुड़ी है बहुजन समाज पार्टी से, जुड़ी है मायावती से। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि विभाग में मनुस्मृति पढ़ाए जाने के प्रस्ताव को रद्द करना एक स्वागत योग्य फैसला है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने जिस संविधान की रचना की वो मनुस्मृति से कतई मेल नहीं खाता है। यहाँ आपको ये बताते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में मनुस्मृति पढ़ाए जाने की बात की गई थी, जिसका प्रबल विरोध हुआ था। उत्कर्ष, ये मामला क्या है और मायावती ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा है? देखिए, मायावती ने क्या कहा, आपने मुख्य रूप से तो बात बता दी। दरअसल ये पूरा मामला दिल्ली विश्वविद्यालय का है। उत्तर प्रदेश की सियासत पर ये तब अहम हो जाता है जब मायावती खुद इस पर रिएक्ट करती हैं। मामला ये है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जो लॉ फैकल्टी है, फैकल्टी ऑफ लॉ जिसे हम कहते हैं टेक्निकली, उसने एक प्रपोजल दिया था, उसने एक प्रस्ताव रखा था कि जब हम कानून की पढ़ाई करवा रहे हैं तो उसमें अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से कानून बनते रहे समाज के परिवेश के हिसाब से, और उसमें उदाहरण के तौर पर मनुस्मृति को भी शामिल किया जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि जब आज के रूप में जो कानून मौजूद नहीं है, तो इस दुनिया के अलग अलग देशों में राजाओं के, व्यवस्थाओं के अपने अपने कानून थे, और कई बार ऐसा रेफरेंस लिया जाता है कि देखिए आज जो व्यवस्था है वो वहां से उठाई गई है, या आज जो व्यवस्था है उसका मूल वहां है। इस तरीके के रेफरेंस के संदर्भ में कहा गया था कि मनुस्मृति को पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन फैकल्टी ऑफ लॉ से ही ये प्रस्ताव आया था, और जैसे ही दिल्ली विश्वविद्यालय की बैठक हुई, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति ने बकायदा शुरू करते ही बैठक, जो मुझे जानकारी दी गई, कि उन्होंने सबसे पहले कहा कि इस तरीके का जो प्रस्ताव आया है उसको हम खारिज करते हैं, तो मनुस्मृति कहीं भी नहीं पढ़ाई जाएगी। अब वो जो वाइस चांसलर का फैसला था, कुलपति का फैसला था, दिल्ली विश्वविद्यालय का फैसला था, वो फैसला, अब देखिए प्रस्ताव आया, प्रस्ताव खारिज हो गया, इसमें कोई खबर नहीं बनती, क्योंकि आपने प्रपोजल दिया, प्रपोजल लागू ही नहीं हुआ। तो अगर लागू होता तो शायद विवाद बनता, लेकिन चूंकि मायावती ने उस पर रिएक्ट किया, और रिएक्ट करके वो ये बताना चाह रही हैं, इसमें अपरोक्ष रूप से जो हमला छिपा है, वरुण, जो कहानी अंदर, वो तो ये है कि लोग ये जो कह रहे हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के सियासी हलकों में इस ट्वीट को, कि कई तमाम नेताओं ने इस पर कुछ नहीं कहा, फिर उनका ट्वीट क्यों आया, तो उसको लेकर जब ये पूछा गया या कहा गया, तो उस पर एक बात बहुत साफ आई, बहुत स्पष्ट रूप से आई, वो ये कि देखिए मायावती दरअसल एक बात की ओर इशारा दिलाना चाहती थी। अगर वो लिखती नहीं तो क्या ये खबर लोगों को पता चलती कि इस तरीके का कोई प्रपोजल आया था। बड़ा इशारा जो है, जो बड़ा संकेत है, वो इस ओर है कि देखिए एक विश्वविद्यालय मनुस्मृति जैसी चीज को पढ़ाने, मनुस्मृति जैसी किताब को पढ़ाने, जिसको लेकर ढेर सारे मत और ढेर सारे विवाद हैं, ढेर सारी आपत्तियां हैं, और कई लोग उसका समर्थन भी करते हैं, वैसी चीज को सिलेबस का हिस्सा, पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने जा रहा था। हुआ नहीं है, लेकिन ऐसी कोशिशें हो रही हैं, और यही जो एक बात हम चुनावों में देखते रहे, कि जिसको इंडिया गठबंधन ने खूब कहा था कि देखिए एक तरीके की कोशिश हो रही है। अब मायावती, और जो हम लगातार देख रहे हैं, हमने पिछले कुछ दिनों में बात भी की कि बहुजन समाज पार्टी में चल क्या रहा है, बहुजन समाज पार्टी खूब एक्टिव, और कई ऐसे विषयों पर वो पहले रिमार्क वाली पार्टी हो जाती है, चाहे वो हाथरस का मामला हो, चाहे अब ये मामला हो। अब तक रिएक्शंस नहीं आए थे, लेकिन मायावती ने रिएक्शन किया, हम चर्चा कर रहे हैं, और कई जगहों पर चर्चा हो रही है, तो ये चर्चा का विषय बन गया। वरुण, अगली खबर भी जुड़ी है नगीना से, सांसद चंद्रशेखर से। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता ने जैसे काम किए उसी की परफॉर्मेंस के आधार पर जनता ने वोट किया। दरअसल विधायक ओम कुमार को पिछले भाजपा उम्मीदवार के मुकाबले 50,000 वोट कम मिले हैं। ये बात कही चंद्रशेखर ने। उन्होंने ये भी कहा कि ओम कुमार जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है। भाजपा नेता ने कथित तौर पर यह बयान दिया था कि जिन्होंने वोट नहीं दिया, मैं उनका काम नहीं करूंगा, केवल उनका काम करूंगा जिन्होंने वोट दिया है। उत्कर्ष, ये पूरा मामला क्या है? ओम कुमार जो भाजपा के नेता हैं और चंद्रशेखर जो आजाद समाज पार्टी के नेता हैं, ये आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। ऐसी स्थिति आखिर कैसे बन गई है? देखिए आपने एक बयान बता दिया, ओम कुमार ने कहा कि जिन्होंने वोट नहीं दिया मैं उनके काम नहीं करूंगा, और मैं शुरू में भी कह रहा था समाजवादी पार्टी वाले मीटिंग के परिप्रेक्ष्य में भी, कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के ऐसे बयान आए जिसके आधार पर विपक्षी पार्टियां इस तरीके का स्टैंड ले रही हैं।
ओम कुमार ने एक बयान और दिया था और असली लड़ाई वहां से शुरू हुई है। वो जो आमने सामने वाला आपने सवाल पूछा ना कि ये दोनों आमने सामने क्यों हैं, दरअसल चंद्रशेखर ने एक बात कही थी जब कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश में एक रिव्यू मीटिंग हुई थी और दिशा निर्देश जारी हुए थे, हमने उस पर चर्चा भी की थी उन दिशा निर्देशों पर। तब चंद्रशेखर ने कहा, सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि देखिए, अगर कांवड़ यात्रा निकालते वक्त कुछ दुकानों को, जिसमें खुले में मांस मदिरा की बात हमने कही भी थी और आपको याद होगा हम लोगों ने उस पर पूरी डिटेल भी बताई थी कि क्या वो मामला है। चंद्रशेखर ने कहा कि अगर कांवड़ यात्रा 20 दिन निकलेगी, 20 दिन के लिए दुकानें बंद की जा सकती हैं, तो जब ईद की नमाज होती है तो नमाज में 20 मिनट लगते हैं, 20 मिनट के लिए और ये नमाज सड़क बंद करके या दुकानें बंद करके बाहर क्यों नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश में खुले में नमाज जो है ना, वो एक अलग विषय हो जाता है, उस पर अपने हिस्से की राजनीति, उस पर अपने हिस्से के नियम कायदे कानून तमाम चीजें होती हैं। कई बार ये चेतावनी प्रशासन की ओर से दी जा चुकी है, कई बार ये कहा गया कि भाई खुले में नमाज नहीं होगी, जो जगह निर्धारित है वहां पर नमाज हो। चंद्रशेखर ने उसको कांवड़ यात्रा से तुलना उसकी कर दी, कंपेयर कर दिया। उन्होंने कहा कि जब वहां 20 दिनों तक कई सारी दुकानें बंद हो सकती हैं, तो 20 मिनट के लिए और सही, और वहां पर हो। फिर वहां पर विधायक ओम कुमार का एक बयान आता है, जो वहां पर पहली बार कहते हैं कि अगर इतनी ही चिंता है चंद्रशेखर को, तो अपना घर खोल दें, लोगों को घर में बुलाएं, वहां पर नमाजें हों, वहां पर इस तरीके की बातें हों। और वहां से ये जो लड़ाई है वो व्यक्तिगत बन गई। उसके बाद एक सार्वजनिक कार्यक्रम में वो जो बयान था, आपने बता दिया कि जिनके वोट नहीं मिले उनका काम नहीं होगा। इन दो बयानों को, एक जो चंद्रशेखर पर जवाब दिया गया और एक जो सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा गया, इन दो बयानों का आधार बनाते हुए चंद्रशेखर ने अब जवाब दिया और उन्होंने कहा कि विधायक को पता होना चाहिए कि पिछले उम्मीदवार के मुकाबले इनके 50,000 वोट कम हुए हैं, यानी कि आप उतने मजबूत नहीं हैं, आपको उतने लोगों का समर्थन नहीं है। और बतौर सांसद नगीना के लिए कोई काम नहीं हुआ। मैं काम की ही बात कर रहा हूं, मैं काम की बात करूंगा। विधायक अपने हिस्से का काम करें और विधायक के तौर पर काम करें, और विधायक सबका होता है। वो जनप्रतिनिधि वाली बात, और उसके बाद उन्होंने पहले ही सत्र में क्या भाषण में बोला, नगीना को लेकर क्या प्रोजेक्ट है, फिर चंद्रशेखर के उस बयान के क्रम में आगे ये तमाम चीजें हैं। लेकिन मूल जो लड़ाई है वो मैंने आपको बताया कि वो दरअसल एक कांवड़ यात्रा बनाम नमाज का जो विवाद है उससे जुड़ी है, जिसमें दोनों ही पक्षों की ओर से अपने अपने हिस्से से अपने अपने तय बयान आए। और दूसरी जो बात है वो है एक सार्वजनिक भाषण, जिसके आधार पर चंद्रशेखर ये बताना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो जनप्रतिनिधि के तौर पर अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसी के जवाब में उन्होंने ये भी बता दिया कि पहले ही सत्र में वो क्या कुछ कर गए, यानी वो अपने आप को एक बेहतर तरीके से जनप्रतिनिधि दिखाने की और अपनी लकीर, जिसे हम कहते हैं, बड़ी करने की कोशिश करते भी चंद्रशेखर नजर आ रहे हैं। वरुण, बिल्कुल। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। बलरामपुर के उतरौला से पूर्व सपा विधायक आरिफ अनवर हाशमी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। बलरामपुर पुलिस ने आरिफ के मुकदमों और संपत्तियों की फेहरिस्त ईडी को बीते दिनों सौंपी थी, जिसकी शुरुआती जांच के बाद केस दर्ज करने का निर्णय लिया गया। उत्कर्ष, ये क्या मामला है? पूर्व विधायक पर आरोप क्या हैं और जांच के दायरे में कौन कौन लोग हैं? देखिए, आरोप ये है कि मतलब संपत्ति जो जुटाई गई है वो आय से अधिक है। जो उसमें मनी ट्रेल है वो नहीं है जो कि दस्तावेज दिए गए उनके आय के स्रोतों के। तो मतलब जो ट्रांजैक्शन हुए, अगर आपने कोई घर बनाया, उसमें जो ट्रांजैक्शन हुआ, आपके अकाउंट से पैसा निकला नहीं, लेकिन घर बनने के लिए जो एक रकम खर्च कर देनी चाहिए वो ही है। काफी ज्यादा संपत्तियां ऐसी है जिसका हिसाब किताब नहीं है। और जैसा आपने शुरू में एंकर में भी कहा कि ये सब कुछ बलरामपुर पुलिस ने उपलब्ध कराया। बलरामपुर पुलिस ने अपने रिकॉर्ड्स खंगाले, अपनी जो जांच करनी थी वो जांच की, और उसके बाद वो तमाम जो साक्ष्य मिले, यानी संपत्तियां मिली, जो चीजें मिली, उनकी पूरी जो लिस्टिंग है वो रखी। जब वो पूरी लिस्टिंग रख दी गई तो ये पता चला कि भाई यहाँ पर तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन सकता है, और वहां से ईडी प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में आता है। तो दो तरीके से, दो एंगल है जिसमें वो फंसते नजर आ रहे हैं। एक वो पूरा मनी ट्रेल कि पैसे कैसे, कहां से आए, कहां खर्च हुए, कहां से आते थे, सप्लाई कौन करता था, पैसों का प्रयोग क्या होता था, वो पूरा जिसको मनी ट्रेल कहते हैं कि पैसों की पूरी जो श्रृंखला है, कहां से होते हुए कहां तक जाने की। और दूसरा जो आय का विवरण है और जो संपत्तियां हैं उनमें बराबरी नहीं दिख रही है। मतलब आप जो कमाते हैं और जो संपत्तियां हैं उनमें मेल नहीं है, उनमें मैच नहीं है। तो ये जो दो साक्ष्य मिले, मतलब जो साक्ष्य बलरामपुर पुलिस से ईडी को मिले, उसके बाद ईडी ने इस पर अपनी कार्रवाई शुरू की है। जहां तक जांच के रडार की बात है, तो कई सारे जो रिश्तेदार हैं विधायक साहब के, पूर्व विधायक साहब के, वो अब ईडी के निशाने पर हैं, क्योंकि कई संपत्तियां जिन्हें हम कहते हैं, एक शब्द चलता है बेनामी संपत्तियां, वो उनके नाम पर नहीं है, लेकिन लिंक दिख रहा है कि भाई
प्रयोग आप ही कर रहे हैं, आपसे जुड़े लोग हैं, और जो तमाम लोगों के नाम पर वो संपत्तियां हैं, जरा उनको भी अगर निकाल लिया जाए, उनको भी खंगाल लिया जाए, तो भी ये पता चल जाएगा कि विधायक से या पूर्व विधायक से उनके लिंक जो है वो स्टैब्लिश हो जाएंगे, उनके विधायक रहते भी और उसके बाद भी। तो ऐसे में जांच के रडार पर जो नजदीकी रिश्तेदार हैं, खास तौर पर जो, और साथ में उन्होंने जो आय के स्रोत दिखाए हैं, उसमें जो पार्टनर हैं, वो लोग सभी इस वक्त ईडी की जांच पर हैं। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द इस मामले में हम देखेंगे, जैसा उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है, इरफान सोलंकी वाला मामला हमने कानपुर का देखा था कि, या आजम खान का मामला हमने देखा था कि जब ये जांचें बढ़ती हैं, जो फैक्ट सामने आते हैं, और उसके बाद वो अदालती मुकदमे, अदालती ट्रायल जो है वो सब कुछ शुरू होता है, तो वो आरोप फ्रेम होते मनी ट्रेल के, हिस्ट्री रिकॉर्ड को सामने लाते भी हम देखेंगे ईडी को कि वो ये भी शायद साबित कर पाए या ये भी सामने लाए कि वो पैसा कहां से आता था, और अगर इसमें कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है मनी ट्रेल में भी, तो मनी लॉन्ड्रिंग का भी जो मामला है वो दर्ज होने के बाद उस पर भी कोर्ट ट्रायल चल सकता है। बिल्कुल। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर का जायजा लेने आए प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार को कॉरिडोर के विरोध में पीड़ितों ने ज्ञापन सौंपा। इन सभी ने कॉरिडोर बनने से प्राचीन स्वरूप खत्म होने की बात कही। उत्कर्ष, ये क्या मामला है? मतलब हमने ये तो देखा था कि अधिकारी वहां पहुंचे थे, कॉरिडोर बनाने की बात की, लेकिन अब विरोध विरोध क्यों है? क्या है? किस चीज को लेकर है ये विरोध? देखिए, कल ही हमने बात की, जबकि वृंदावन कॉरिडोर को लेकर कि क्या योजना है, क्या बातें हो रही है। विरोध इस बात का है कि जब कॉरिडोर बनेगा, देखिए कल भी हमने बात करी, जमीन नहीं है, कॉरिडोर की आवश्यकता क्यों है? जगह नहीं है, भीड़ इतनी हो जाती है कि श्रद्धालुओं को दिक्कत होती है, तो आप जगह कैसे बढ़ा देंगे? आपको अगर एक कॉरिडोर बनाना है, एक नया निर्माण करना है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग निर्मित चीजें हैं वहां तो जगह है नहीं, तो और कॉरिडोर बनाने के लिए जगह चाहिए होगी। तो जैसा हमने बनारस में देखा, काशी कॉरिडोर पर देखा, जैसा हम अयोध्या में देखे कि लोगों से जमीनें ली गई और उसके बाद वो पूरा का पूरा जो हमको फैलाव है वो दिखाई दे रहा है, उज्जैन में हमने देखा है। तो उसी तरीके से वृंदावन में कई सारी जो जमीन है वो इस कॉरिडोर के प्रोजेक्ट के अंदर आएंगी। रहवासियों का विरोध दो आधार पर है। देखिए, एक तो उनकी खुद की जमीन जाएगी, वो जमीन उनको देनी पड़ेगी। कई लोग वहां पर सैकड़ों सालों से बसे हैं, और बसने का एक तो भावनात्मक कारण हो जाता है और दूसरा एक धार्मिक कारण होता है। कई लोगों का ये मानना है कि उनके पुरखों ने वो घर बनाया ही उस जगह इसलिए था कि वो रोज भगवान के दर्शन कर सके, उनका भगवान से जुड़ाव है कि वो अपनी खिड़की खोलते हैं तो भगवान के मंदिर का शिखर दिखता है, वो चीजें दिखाई देती है। दूसरी बात, जैसा मैंने कहा कि भावनात्मक कारण है, आपकी संपत्ति है, आपको भले ही मुआवजा मिले, लेकिन आप बड़ी मेहनत से घर बनाते हैं, चीजें बनाते हैं, और आपको कहीं और जाना होता है। तो ये जो दो कारण है, इसके कारण विरोध देखने को मिल रहा है। दूसरा, जब पुराना मंदिर है, पुराना स्ट्रक्चर है, उसके आसपास कई ऐसी चीजें हैं जो काफी पुरानी है। जब कॉरिडोर बनता है तो कई चीजें उसकी जद में आती हैं, तो लोग जो स्ट्रक्चर का हवाला दे रहे हैं वो आधार यही है कि भाई उसके आसपास काफी ऐसी चीजें हैं जो काफी पुरातन हैं, जिनका अपना महत्व है, और जब कॉरिडोर बन जाएगा तो वो चीजें हट जाएंगी, दिख जाएंगी। लेकिन हमने काशी में भी देखा था, बनारस में भी देखा था कि वहां पर जो तमाम चीजें जो कॉरिडोर बनाने के दौरान जो पूरी की पूरी अधिग्रहण के बाद तोड़फोड़ हुई थी, और उसमें जो कई ऐसी चीजें मिली थी जो बहुत पुरातन थी, इनको बाद में कॉरिडोर में सहेज कर रखा गया। हम अयोध्या में भी देखते हैं कि जो तमाम अवशेष हैं उनके लिए गैलरी बनाने की बात होती है। तो हो सकता है वैसा कुछ प्रोजेक्ट आए, लेकिन कॉरिडोर बनेगा तो जमीन तो सरकार को चाहिए, और ये जो मामला है वो मूल रूप से उसकी जड़ में अधिग्रहण की बात है, जमीन देने की बात है, और उस कारण से विरोध हो रहा है। वरुण, चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। हाथरस मामले से जुड़ी हुई ये खबर है। हाथरस के सिकंदराराव हादसे के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर के साथ इस मामले में कुल 11 लोग अब तक जेल भेजे जा चुके हैं। इस हादसे के अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगी हुई हैं। वर्तमान में कुछ टीमें राजस्थान में डेरा डाले हुए हैं। बाबा को लेकर भी कई तरह की बातें की जा रही हैं। उत्कर्ष, ये जो बाबा हैं इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? एक बात। दूसरी बात ये कि अभी कितने लोग गिरफ्तार हुए, कितने लोगों की गिरफ्तारी बाकी है, इस मामले से जुड़े जो अपडेट हैं मैं चाहूंगा एक बार दर्शकों को बताएं आप। देखिए, पुलिस की पहली जो एफआईआर थी उसमें 6 लोग नामित थे, 6 नामित थे, लेकिन गिरफ्तारियां 11 हो चुकी हैं। तो और गिरफ्तारियां हो सकती हैं, इस आशंका या संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब कोई बयान देता है और बयान में किसी भी तरीके का लिंक स्टैब्लिश होता है, मान लीजिए 2-3 एंगल हैं जिससे जांच चल रही है, जो लोग गिरफ्तार हुए उनसे जो पूछताछ हो रही है। एक, मनी ट्रेल स्टैब्लिश किया जा रहा है इस मामले में भी कि भाई आप इतना बड़ा आयोजन कर रहे थे, पैसे कहां से आए थे। और जो पहले दिन नहीं, माफ कीजिएगा, तीसरे दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा गया था कि क्या कोई साजिश तो नहीं है, क्या कोई राजनीतिक कनेक्शन तो नहीं है, तो वो तलाशने की कोशिश। तो इतने बड़े आयोजन में जो खर्च हुआ उसके लिए पैसे कहां से आए,
पैसे किसी व्यक्ति ने दिए तो उसका मोटिव क्या था, पैसे किसी अगर संगठन ने दिए तब तो संगठन की भूमिका की जांच होगी, पैसे अगर किसी दल ने किए तो वो भी जांच होगी कि भाई इतने बड़े दल ने ये पैसे क्यों दिए, तो एक वो जांचा जा रहा है। दूसरा, इन तमाम लोगों ने जो जो बयान दिए हैं अब उनका साइंटिफिक वेरिफिकेशन हो रहा है, या हम जिसको कहते हैं कि स्थलीय निरीक्षण हो रहा है कि आपने कहा कि भाई हमारा ये नंबर है, ये अकाउंट है, फलाने सालों से हम वहां रह रहे हैं, इस घर में रह रहे हैं, उन सारी चीजों के क्रॉस वेरिफिकेशन हो रहे हैं। और तीसरा, पूछताछ घटना को लेकर ढेर सारे एंगलों से हो रही है, जिसमें आपने जो सवाल पूछा वरुण, उसका जवाब आ सकता है कि हाँ, अगर कोई ऐसा बयान आता है जिसमें कोई नया नाम शामिल आता है तो वो नया नाम उस एफआईआर की जद में, उन गिरफ्तारियों की लिस्ट में जुड़ सकता है। रही बात बाबा की, हमने कल भी चर्चा की, बाबा को एक नोटिस एसआईटी ने कहा था पेश होने के लिए, बाबा पेश नहीं हुए। अब अगर ये तमाम लोग जो बयान देते हैं उसमें किसी भी तरीके से बाबा की इन्वॉल्वमेंट नजर आती है, तब तो विधिक तौर पर बाबा को एफआईआर के में शामिल किया जा सकता है, नामित भी किया जा सकता है, यानी एफआईआर के खिलाफ भी लिखी जा सकती है। लेकिन वैसा बयान अब तक आया नहीं है, वो आयोजकों तक सीमित रहा है। वो जो तमाम लोग गिरफ्तार हुए हैं वो लोग सारी जिम्मेदारी या तमाम जो चीजें हैं वो उन्हीं के खिलाफ मिल रही हैं। लेकिन इन सबके बीच में अगर एसआईटी कोई दूसरी नोटिस और भेजती है, बाबा को फिर बुलाती है और बाबा तब भी नहीं आते, फिर तीसरी बार बुलाते हैं और फिर भी नहीं आते, तो मैंने कहा ना, फिर वो जो एक इमेज बनेगी वो ज्यादा बड़ा मामला तब हो सकता है जब वो शासन बनाम बाबा की एक इमेज दिखाई दे कि भाई शासन ने एक फेयर इंक्वायरी बैठाई है, एक जांच आयोग है, वो जांच कर रहा है, वो अपनी बात रखने के लिए बाबा को बुलाना चाहता है और बाबा नहीं आ रहे। वहां अगर टकराव की स्थिति बनती है, और मुझे लगता है बाबा ने एक बार वो कर लिया है, अगर वो वैसा करते हैं और वो सीधा टकराव मोल लेते हैं उत्तर प्रदेश शासन से, तो जिस तरीके से पिछले कुछ मामलों में हमने खासतौर पर इस तरीके के मामलों में जहां शासन प्रशासन के खिलाफ किसी ने जाकर कोई मैसेज देने की कोशिश की हो, जो कड़ी कार्रवाई देखी, वो हो सकती है। पर अगर सब कुछ सामान्य होता है तो जो तीसरी संभावना इस केस में है वो ये है कि फिर आपको कोर्ट ट्रायल का इंतजार करना होगा और वहां से किसी तरीके के मामले में कोई ट्विस्ट निकलता है, एंगल निकलता है, बाबा के वकील जुदावा कर रहे हैं, अगर वो उस थ्योरी को स्टेब्लिश कर रहे हैं षड्यंत्र वाली, तब हो सकता है कि इसमें जो गिरफ्तारियां जो नामित हैं या जो कहानी है उसके पीछे कुछ और निकल कर आए। लेकिन फिलहाल जो फैक्ट है उसमें तीन संभावनाएं हैं। एक, कोई गवाह अगर बाबा का नाम ले ले तो बाबा का नाम शामिल होता है, बाबा ऐसा टकराव लें तो बाबा की दिक्कतें बढ़ सकती हैं, और अन्यथा बाबा की कोई दिक्कत नहीं बढ़ने वाली है। आरोपियों तक की पूरी जो जांच है, क्योंकि वो जो सेकंड स्टेप की जांच होती है, जैसा मैंने आपको बोला कि जो उन्होंने बयान दिए हैं उनकी जांच शुरू हो गई है कि उन्होंने जो कुछ कहा है उनका डॉक्यूमेंट से मिलान, तो वहां पर बाबा थोड़े से सेफ नजर आते हैं इस वक्त। वरुण, शुक्रिया उत्कर्ष इस तमाम जानकारी के लिए। रोजाना उत्कर्ष लखनऊ से हमारे साथ जुड़ते हैं तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। रोजाना यूपी की बात आप लोग देखते हैं। उम्मीद है ये तमाम खबरें, तमाम जानकारी आपको पसंद आती होंगी। कल फिर मिलेंगे यूपी की बात के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।